नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। एनजीटी की दिल्ली पीठ ने एक फैसले में कहा है कि वायु प्रदूषण का शिकार हुए लोग मुआवजे की मांग कर सकते हैं। एनजीटी ने यह आदेश 3 याचिकाओं के जवाब में दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध और शहरों में जहां पर एक्यूआई खराब या बदतर है, लोगों ने पटाखे फोड़े, जिससे न केवल हवा की गुणवत्ता खराब हुई बल्कि इससे कोरोना वायरस महामारी भी और उसमें रफ्तार बढ़ गई। पटाखों पर रोक के अलावा एनजीटी ने एक अहम बात जो कही कि जो भी व्यक्ति प्रदूषण की मार से प्रभावित है, यानी कि जिस पर उस प्रदूषण का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आकलन और उसका सबूत और प्रदूषण किसने फैलाया है इसकी जानकारी या सबूत भी उसे सबमिट करना होगा। और उसके बाद उन्हें कंपनसेशन का जो आदेश है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं। और जो व्यक्ति उस वायु प्रदूषण को फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया जा रहा है, जिस पर आरोप लगे हैं, अगर वो सही हैं तो वो मुआवजा उस व्यक्ति से लिया जाए। इसको समझेंगे कि किस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, जो कानून है, उस पर ये आदेश क्या नया है, कितना नया है, और जब मुआवजे के अधिकार की बात कर रहे हैं तो इसके चलते क्या जागरूकता समाज में ज़्यादा आएगी या इसके चलते कहीं कुछ कानूनी दुश्वारियां भी हैं। हमारे साथ बालेंदु शेखर हैं, एडवोकेट हैं एनजीटी के। स्वागत है आपका। पोलाश मुखर्जी हमारे साथ हैं, लीड एयर क्वालिटी एनआरडीसी से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर सीपीसीबी से, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत बालेंदु मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो आदेश है जिस तरीके से कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि भैया वायु प्रदूषण से आपको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके प्रूफ आपको देने हैं और नुकसान किसने किया है इसका भी प्रूफ देना है। क्या वाकई आदेश यही है? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूँगा मैं। और साथ ही साथ क्या ये आदेश अपनी तरह का पहला और अनोखा आदेश है, इससे पहले कानूनों में कुछ जिक्र इस तरह का है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस तरह के आदेश यकीनन पहली दफ़ा हुए हैं। लेकिन जो दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कानून पहले नहीं थे, कानून पहले भी थे और इंडियन पिनल कोड में भी प्रोविज़न दिए हुए हैं, जैसे 285 है, 286 है और इस तरह के प्रोविज़न्स इंडियन पिनल कोड में भी हैं। और यह जो आदेश जो एनजीटी के आए हैं, वह आदेश इस आलोक में है कि जो एयर पॉल्यूशन हुआ है, तो आखिर उसका भी क्वांटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को लेकर ऑलरेडी एनजीटी के एक आदेश है कि किस तरह के ऑफेंसेस में या इस तरह के वायलेशन होते हैं तो कितना कंपनसेशन होगा। उसी तरह से एयर पॉल्यूशन को लेकर भी इस आदेश के आलोक में एक क्वांटिफिकेशन किया गया है कि यदि आप पहली दफा कोई इंडिविजुअल यदि कोई वायलेशन करता है, तो उसपे 1000 जुर्माने लगेंगे या यदि वो कॉमर्शियल जोन में करता है, यदि वो साइलेंस जोन में करता है इंडिविजुअल पर्सन तो उसमें 3000 के जुर्माने लगेंगे। उसी तरह से यदि आप सामूहिक रूप से कोई इस तरह का आप एयर पॉल्यूशन एयर का काम करते हैं, तो उसपे जो पेनल्टी का जो पहला ऑफेंस होगा उसमें 10,000 होगा। दूसरी बार यदि पेनल्टी होगी तो 20,000 होगी, तीसरी बार 40,000 होगी और 2 बार से ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्रीमाइसेस सील भी हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से इसको बड़ा ही क्रिस्टलाइज़ और बड़ा ही एक सिंक्रोनाइज़ कर दिया गया कि इस तरह के ऑफेंसेस हो तो क्या होंगे। और जब कोई भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, इस तरह के वायलेशन करेगा, तो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर जवाबदेही होगी कि वो इन चीज़ों को एनफोर्स करें, क्योंकि कानून भी कहता है और एनजीटी के आदेश के आलोक में उनको एनफोर्सेबिलिटी भी लानी पड़ेगी ग्राउंड पे। अब रही बात कोई इंडिविजुअल एक क्लेम के बारे में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि इसके आलोक में कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमारा ये नुकसान हुआ है, तो उसे वो साबित करना पड़ेगा किस तरह से नुकसान हुआ है। और रही बात वो कैसे साबित करेगा, तो सपोज कीजिए कि कोई एयर पॉल्यूशन से उसके लंग्स खराब हुए हैं और इस तरह की कोई ऐसी चीजें हुई है जिसके लिए वो मेडिकल के डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो ये सारे दस्तावेज जाहिर-सी बात है स्वाभाविक रूप से उसके पास तैयार होते चले जाएँगे। और जब वो दस्तावेज लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा कि इस तरह के हमारे खर्चे हुए हैं, ये जो वायलेशन ने जो कि जिस भी इंडिविजुअल ने किया उसकी वजह से हमारे को वो हर्जाना दिया जाए। तो इस आदेश के आलोक में कोर्ट ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस तरह के जो लॉसेस हैं उसको
उनको देने का पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। अब ओके। रही बात कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो पैसे कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कंपनसेशन फंड करके एक बनाया गया है कि उसके फंड में जो अभी आएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के पास पावर होगी इस तरह के वायलेशन कोई भी करता है तो उससे पेनल्टी रिकवर करने की, तो वो जो अमाउंट जमा होंगे या इस तरह के जो भी प्रोविजन होगा वो फिर उस फंड से उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ओके बालंदु, मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन जिस तरीके से पोलाश ये कदम है, अभी तक हम देखते थे कि पेनाल्टी एक विकल्प था या फिर कानून में उसका प्रावधान था, लेकिन जब हम दूसरे एक और कदम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि अब मुआवजे का अधिकार, यानी अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ है उस एयर पॉल्यूशन से, तो मुझे मुआवजे का अधिकार है, जो कि एनजीटी कहता है। और इस कदम को आप कैसे देखते हैं, अगर हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पॉल्यूशन को लेकर, खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन को लेकर, और इंडिविजुअल लेवल पर इसे फैलाने, इसे रोकने और इसके लिए जो विकल्प या टूल एनजीटी प्रोवाइड कर रहा है? थैंक यू कविंद्र जी। जैसे बालेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इस डिसीजन के प्रावधान क्या क्या है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वगैरह। मेरे ख्याल से इसका जो राशनल है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इसमें एक चीज़ ये है कि ये हमारे देश के कई लीगल पॉलिसीज में है और ये सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है पहले एमसी मेहता के मैटर में, कि राइट टू क्लीन एयर जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर यदि किसी कारण आप इस राइट से वंचित होते हैं, आपको साफ हवा नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए आपको कंपेंसेट करना जरूरी है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें जो अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं रूटेड है, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि वायु प्रदूषण एक चीज है जो एक आउटपुट है, जो एक आउटकम है। गुड एयर इज एन आउटकम। इसका मतलब यह है कि साफ हवा मिलने के लिए कई सारी प्रोसेसेस को साथ में लाना जरूरी है। इसके कारणवश इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जब हवा साफ नहीं होती है, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता आमतौर पर। अगर हम बात करें कि दिल्ली में वायु प्रदूषित है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स मिलके प्रदूषण पैदा करते हैं। तो ये जो स्टेप है, इससे ये मेरे ख्याल से इसका महत्व ये है कि ये इस पे एक अकाउंटेबिलिटी सेट करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर नेशनल लेवल पर जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो अपने लीगल पॉलिसीज इस तरीके से बनाए कि यदि किसी को साफ हवा नहीं मिलती है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एक तैयार किया जाए, ताकि जो भी पोल्यूटर से हम पेनल्टी ले सके और उस पेनल्टी से हम कंपेंसेट कर सके जो वंचित हो रहे हैं। तो ये दो चीज मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑफ कोर्स ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो तो देखना जरूरी है। संजीव जी, इस एनजीटी के आदेश को मैं समझना चाहूंगा आपसे, आप कैसे देखते हैं, और क्या ये कहा जाए कि जो जवाबदेही तय करने की जब हम बात करते हैं, और जैसे कि पोलाश ने कहा कि अब तक हम देखते हैं अगर किसी शहर में, किसी एक राज्य में हवा खराब है, तो हम ये ज़रूर मानते हैं कि हवा खराब है, जिम्मेदार कौन है ये तय नहीं हो पाता है। लेकिन ये कदम जो है एनजीटी का, ये आदेश जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बेसिकली ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, जवाबदेही की बात है। देखिए, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है या एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो एक लोकल लेवल से हो रहा है, और वहाँ पे लोकल लेवल के लोग जिम्मेदार हैं। उसके लिए अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस प्रस्ताव को बहुत मतलब पॉजिटिव वे में लूँगा, और मैं ये मानूंगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे ही ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दी जाए तो ये सेंटर तक नहीं पहुंचेगी। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि पोल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारे लॉ में, एनवायरमेंटल लॉ में, ये बहुत पहले से है कि अगर कोई पोल्यूट कर रहा है तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। तो उसी के आधार पे मुझे लगता है कि माननीय एनजीटी ने ये आदेश पारित किया है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और जो भी एक प्रॉब्लम्स आएंगी इन छोटी छोटी जगह से, जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो प्रॉब्लम आएगी, और जो लोकल लोगों को इफेक्ट हो रहा है,
उसका उसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है। बालिंदु, क्योंकि अभी तक जो भी हम प्रयास देख रहे हैं, चाहे एनजीटी के हो या सरकारों की हो या फिर नए प्राधिकरण की बात हो रही हो, लोकल लेवल पर जिस तरीके की जिम्मेदारी तय की गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है, और ख़ासतौर पर पेनल्टी के लेवल पर या फिर इंडिविजुअल लेवल पर इसे रोकने को लेकर। क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो सिस्टम है उसमें इस तरीके के पावर्स को जोड़ना या फिर लोगों की भागीदारी को जोड़ना सीधे तौर पर, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को मजबूर करेगा कार्रवाई करने के लिए, और जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहाँ पे लोगों के अंदर भी एक फियर फैक्टर आएगा कि अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो जुर्माना उसे देना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में तकरीबन 740 जिले हैं और छोटे और बड़े शहरों को यदि मिला लें तो तकरीबन 4000 सिटीज बनते हैं। और रही बात कि ये जो कमेटी जो बनी है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे काम करेगा, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए भी एनजीटी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 2018 के ही आदेश में 8 अक्टूबर 2018 को नंबर 681 ऑफ 2018 में एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बात की थी, जो प्रत्येक राज्यों में बनेंगे, और वो जो कमेटी होगी वो 6 मेंबर कमेटी की बात कही थी कि सारे स्टेट्स को बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि वहां के जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, इंडस्ट्री होंगे, फिर अर्बन डेवलपमेंट होंगे, फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे, तो ये सारे के डायरेक्टर्स लेवल के ऑफिसर्स को मिला के एक कमेटी हर एक जिला में बनाई जा चुकी है या बनानी है, और जिसका ऑलरेडी एनजीटी ऑलरेडी उसको सुपरवाइज कर रहा है। और चूंकि वो कमेटी आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस आदेश के आलोक में यह भी कहा गया कि इस कमेटी की यह भी जवाबदेही होगी कि जो कंसर्न जो डीएम है वो हमारे आदेश को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उनकी क्या दिक्कत है और उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करवाओगे। तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और रही बात कि यदि वो ऑर्डर यदि डिफाई होता है या इंप्लीमेंट नहीं होता तब क्या होगा, तो उसके आलोक में मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह के एनजीटी के लगातार कुछ वर्षों में जो आदेश आए हैं और जिस तरह की पेनाल्टी एनजीटी आजकल लगा रही है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, दिल्ली जैसे कॉर्पोरेशन पे भी 10-10 करोड़ के इस तरह के जुर्माने लगे हैं। फरीदाबाद पे, मतलब राज्यों पे, गंगा वाले केस में बिहार राज्य और ऐसे बड़े सारे प्रदेशों पे 25-25 करोड़ के जुर्माने लगे हैं। तो उसको लेकर एनजीटी बड़ी ही संजीदा है, और एनजीटी जिस तरह से अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोर्सिव कह लें या फिर मतलब बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो इन्फोर्स कैसे किया जाता है, उसको लेकर बड़ी गंभीर है और करवा रही है। अब क्योंकि एक कमेटी की बात ऑलरेडी एनजीटी ने कर रखी है कि इस कमेटी के आलोक में सारे डीएम काम करेंगे, तो ऑलरेडी एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और उसके आलोक में हमें लगता है कि ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब रही बात कि उससे क्या जो वर्तमान जो स्वरूप है, जो संरचना है पूरी व्यवस्था की, तो क्या उस पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले भी कानून थे, आज भी कानून है। अब रही बात कि यदि ग्राउंड पे वो कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा या नहीं करवाया पाया जा रहा, तो ये तो पूरे संपूर्ण सिस्टम का ये एक तरह से दोषारोपण होगा। और यदि उस चीज के लिए यदि कोर्ट थोड़ा इंसिस्ट करती है या कंपेल करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादती कर रही है या कोई अपने ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड जाके कर रही है। यदि वो एक पॉइंट यहाँ पर मैं और चाहूंगा आपसे क्लैरिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि इंडिविजुअल लेवल पे चलिए ठीक है, एक किसी भी व्यक्ति ने अपने प्रूफ के साथ डीएम के पास शिकायत की कि भाई इसके चलते पोल्यूशन फैला और मुझे ये नुकसान हुआ, लेकिन अगर ये व्यक्तिगत लेवल पर ना होकर एक बड़े सोसाइटी या एक बड़े रीजन के तौर पर संस्थाओं के खिलाफ हो, या फिर कोई भी इस तरीके से नजर नहीं आ रहा ओपनली कि जिसके खिलाफ वो दर्ज कर सके कि इसके चलते उसे नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मुआवजा देगा कौन, और फिर डीएम क्या तय करेंगे और कैसे तय करेंगे? देखिए, जो मुआवजे का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुआवजे का एक राशि ऑलरेडी निर्धारित किया जा चुका है कि यदि कोई पहला वायलेशन होगा तो 10,000, दूसरा वायलेशन होगा तो 20,000, और इस तरह के यदि 2 बार से ज्यादा करते हो तो प्रीमाइसिस सील तक हो सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजों को देखने की जवाबदेही वहां के पुलिस की है, वहां के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। इस तरह के वायलेशन हो रहे हैं तो उनको ऑन देयर ओन ये एक्शन लेने हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी चीजें हो रही है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता या कोई लेने की जरूरत नहीं है। ये लेने की जवाबदेही ऑलरेडी निर्धारित की जा चुकी है।
अब रही बात कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई करता है, नुकसान होता है तो कैसे भरपाई होगी, वो उसकी व्यवस्था, वो जो डीएम के सामने आपको सबूत देने हैं, वो तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें या कलेक्टिव इस तरह के वायलेशन है, तो उसको लेकर ऑलरेडी जो नॉइज पॉल्यूशन में ऑलरेडी निर्धारित किया जा चुका है कि क्या कंपनसेशन होगा, और उसी चीज को एयर पॉल्यूशन में भी एनजीटी ने इस आदेश के आलोक में उसको बोला कि वो चीजें यहाँ भी निर्धारित होंगी, और उसी आलोक में आपके ऊपर जो अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल एक्शन जो बनता है इंडियन पिनल कोड के तहत, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जुर्माने की राशि भी तय करने की बात इस आदेश में कही। डॉक्टर संजीव साहब, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद मुआवजे के लिए लंबी कतारें लग जाएंगी कुछ शहरों में, डीएम कैसे उनको हैंडल करेंगे, और मुआवजे के लिए जो रकम वसूली का जिम्मेदारी है वो भी एक मुश्किल काम होगा। क्या वाकई ये जो जमीनी तौर पर उतना व्यवहारिक नहीं है फैसला जितना सुनने में लग रहा है? या मुझे लगता है कि ये एक समस्या बढ़ भी सकती है, और जहां तक मैं समझता हूं कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर डीएम जो है अपना एक सर्विलेंस स्क्वाड टाइप का कोई एक ग्रुप बनाए, और फिर इन चीज़ों को वो स्क्वाड का जो है डीएम साहब की देखरेख के अंदर में हो, और डीएम साहब को वो बताएं कि ये जो क्लेम कर रहा है ये सच है या झूठ है, और ये ठीक है या नहीं है, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कतारें तो बहुत लंबी लगेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जैसे ही ये कतारें लगेंगी तो डीएम के ऊपर परेशानी बढ़ जाएगी। उसको रोकने के लिए अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाए, डीएम जैसे बना सकता है, उनके पास पावर है, वो सर्विलेंस स्क्वाड बना के और ये चेक कर लें कि ये जो पर्सन है जो जिसको प्रॉब्लम हो रही है एयर पोल्यूशन से, क्या वो सही है या गलत है। लेकिन क्या इसमें जो बाकी संस्थाएं हैं डॉक्टर संजीव साहब, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर आपको लगता है कि उस तरीके से नहीं होगी? और जब सीधे तौर पर डीएम के पास एनजीटी ने कहा कि भाई आप उनके पास क्लेम करें जाकर, तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो हम पुराने रूल्स को देखें या फिर नए जो जवाबदेही की बात हो रही है, वो सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर आकर ठहर जाती है। जी जी, इसमें एक चीज मैं और आप बताना चाहूंगा कि बेसिकली अगर ये ग्रुप बनता है, सपोज करो कोई सर्विलेंस स्क्वाड बनता है, तो उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पर्संस रहने चाहिए। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, पुलिस की तरफ से कोई हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हो गया। तो इस तरीके से अगर 5-6 आदमियों का ग्रुप बनता है तो उसमें डीएम को काफी सहायता मिलेगी डिसीजन लेने में कि ये जो केस है सही है या गलत है। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है डीएम को। कैलाश, एक और चीज़ यहाँ पर खड़ी होती है कि हिंदुस्तान में जहाँ पर भी आर्थिक मसला जुड़ा होता है, यानी कि धन जहाँ पर जुड़ जाता है, लड़ाई या फिर चिंता इस बात की न बढ़ जाए कि आपको मुआवजा हासिल करना है, बल्कि जो असल चिंता है कि हमें एयर पॉल्यूशन को कम रखना है, कम करना है, कहीं वो पीछे तो नहीं छूटेगी। जी जी, जैसे अभी संजीव जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर आपने जैसे कहा कि अगर ये केवल मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से इसका व्यू सही नहीं होगा। मैं इसमें बस एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे बलेंदु जी ने भी अभी बात कही है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की। सिमिलरली अगर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें, जो एग्जिस्टिंग हमारे एक्शंस हैं ऑलरेडी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भी हर शहर में एक सुपरवाइजरी कमेटी को एनविजन किया गया है, जो जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, डीएम होते हैं और अलग अलग विभागों से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स होते हैं। तो इस तरीके से के फ्रेमवर्क में अगर इस ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट किया जाए, मेरा मतलब है कि इस ऑर्डर को हम आइसोलेशन में ना देखें, मगर जो एयर पोल्यूशन के अलग अलग इंटरवेंशंस ऑलरेडी जो हो रहे हैं, जैसे सिटी एक्शन प्लान्स हैं, जैसे ये मॉनिटरिंग कमेटी है, इन सब में अगर ये इंटीग्रेट किया जाए तो फिर ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, और मेरे ख्याल से शायद संजीव जी मेरी बात से सहमति रखेंगे, कि काफी सारे केसेस में हम पहले देखते थे कि जो कंपेंसेशन में प्रॉब्लम होता था, पोल्यूटर पेज में प्रॉब्लम होता था, वो ये था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कंपेंसेशन पेनल्टी इंपोज करने का बहुत लिमिटेड पावर है। उसके लिए उनको जुडिशियल अथॉरिटी के पास हमेशा जाना पड़ता था, कि कोर्ट के पास जाना पड़ता था। अगर अभी नए ऑर्डर के बाद
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो उनके पास ये पावर्स मिल जाते हैं कि वो किसी और से पेनल्टी ले सकते हैं और उसका कंपेंसेशन कहीं और रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नेंस में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा मेरे ख्याल से, अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो। जी डॉक्टर संजीव, सहमत हैं आप पोलाश से? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। इन्होंने जो एनकैप की बात की है, नेशनल क्लियर प्रोग्राम में भी इस तरीके की कमेटी बनी हुई है जिसमें 3 लेवल की कमेटी हैं, तो मॉनिटरिंग कमेटी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर ये इसके साथ उसी दिशा में देखा जाए इसको, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा ये। परंतु लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या हमारे पास कोई आंकड़ा या कुछ इस तरह की रिसर्च या वर्ल्ड वाइड कुछ दिखता है कि पेनाल्टी बढ़ने के साथ या पेनाल्टी लगाने के बाद एयर पॉल्यूशन में कोई कमी नज़र आती है, या वो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इससे गुरेज करते हैं, बचते हैं, या फिर महज ये एक विकल्प ज़रूर है लेकिन उतना प्रभावी नहीं है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिल्ली का ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जो वर्धमान कौशिक का जब केस चल रहा था, वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि एयर पॉल्यूशन को ही डील करता था वो केस, और उसमें भी तमाम जो दिल्ली के जो कॉर्पोरेशन हैं उनको कहा गया था कि जो भी एयर पॉल्यूशन करता है या जो भी बिल्डिंग मटेरियल बाहर रखते हैं घर के बाहर, उन पे आप 50,000 तक के पेनल्टी लगा सकते हो। और उस आदेश के आलोक में तीनों कॉर्पोरेशन ने काफी बड़े तादाद में जुर्माने लगाए। और क्योंकि मैं खुद उस केस में इस कॉर्पोरेशन को मैं डिफेंड कर रहा था, तो मेरे पास जो आंकड़े थे कि मतलब मेरे ख्याल से 7 से 8 हजार लोगों के ऊपर इस तरह की पेनल्टी लगाई थी। तो एक बात तो है कि जब आप इस तरह की पेनल्टी लगाते हो तो जब चर्चा होती है और लोग कहीं न कहीं उससे सहमते हैं और उसका फर्क भी पड़ा था। अब रही बात कि वो अपराध बिल्कुल बंद हो गया या उस तरह के वायलेशन क्या बिल्कुल बंद हो गए, तो वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के अपराध जब तक आप या सिस्टम बहुत सीरियस होती है उस चीज को चेक करने के लिए, तब तक तो वो चीजें कंट्रोल में होती है, और जिस दिन सिस्टम वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती चली जाती है, इस तरह की चीजें फिर बढ़ती चली जाती है। तो जब कभी भी इस तरह के आदेश आते हैं और उस आदेश के आलोक में यदि सिस्टम सीरियस है उस आदेश को इम्प्लीमेंट करने में, तो समाज बिल्कुल इसको लेकर बड़ा जल्दी सचेत होता है और लोगों के ऊपर बिल्कुल उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि पूरा का पूरा यह जो एयर पोल्यूशन का मसला है, हर तरह से ये सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। स्टेट लेवल पे भी उस चीजों को मॉनिटर किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीएम को कहा गया है, और यह भी इस आदेश में है कि प्रत्येक जिले के लेवल पे एक्यूआई लेवल क्या होगा और कैसे मापा जाए, उसकी भी व्यवस्था इनको 3 महीने के अंदर समस्त पूरे राष्ट्र में सभी जिलों को करनी है। तो मुझे लगता है कि कालांतर में जैसे-जैसे ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती चली जाएगी, वो इस तरह की जो परेशानी है वो काफी अपने आप स्वतः कम होती चली जाएगी। ओके, पलाश, एक आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ ये सिस्टम को जवाबदेह बनाएगा, दबाव सिस्टम के पास ऊपर होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिन के ऊपर होगा कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक अवेयर होगी, सबूत के साथ वो अपने मुआवजे की मांग करेगी या बताएगी कम से कम कि कहाँ से और किस तरीके से एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अगर हम आर्थिक वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पॉलिसी को फेल या मतलब वो उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से हम देख सकते हैं वो देखने में। तो इसमें एक चीज आ जाता है कि अगर जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो उसका एक बहुत रियल इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, ना केवल एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मगर जो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है उसकी वजह से आपके मैन आवर लॉस होता है, उसी की वजह से आपका हेल्थ पे एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाता है। तो इन सारा का वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो एकेडमिक पेपर्स तक सीमित रह जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके का अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लाते हैं जहां कंपेंसेशन की बात की जाती है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए कोई अथॉरिटी या कोई कमीशन अगर जिम्मेदार ठहराई जाती है तो वो अकाउंटेबिलिटी डाउन द लाइन आएगी। जैसे संजीव जी ने कहा कि लोकल पोल्यूटर्स जो हैं, जो लोकल लेवल पे पोल्यूट करते हैं, उन पे सही से इम्प्लीमेंट करना जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और पूरे सिस्टम की गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, यही लॉन्ग टर्म फोकस रहेगा इन स्टेप्स के द्वारा। जी ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और एनजीटी के इस नए आदेश को समझाने के लिए कि अगर वायु प्रदूषण कहीं पर हो रहा है और आप उससे प्रभावित हुए, आपको नुकसान हुआ है, तो आप लोकल प्रशासन से, जिलाधिकारी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं सबूतों के साथ कि कितना नुकसान हुआ है और किस व्यक्ति या संस्था ने ये प्रदूषण फैलाया था, ताकि उससे उस मुआवजे की जो राशि है वो वसूली जा सके। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।